अब क्या नेटो का भी अस्तित्व खतरे में है? क्योंकि जो ट्रम्प को मैंने ग्रीनलैंड में बयान देते देखा, फ्रांस को मैंने डिप्लॉयमेंट करते हुए देखा, जहन में ख्याल आया कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नेटो से भी पार पाना चाह रहे हैं। पहली चीज तो ये कि यूरोप इस वक्त किसी भी स्थिति में नहीं है कि अपने आप ही लड़ाई लड़ सके। वो पूरी तरह से 100% अमेरिका के ऊपर निर्भर है रूस से मुकाबला करने के लिए। अब क्या नेटो का भी अस्तित्व खतरे में है? क्योंकि जो ट्रम्प को मैंने ग्रीनलैंड में बयान देते देखा, फ्रांस को मैंने डिप्लॉयमेंट करते हुए देखा, जहन में ख्याल आया कि शायद डोनाल्ड ट्रम्प जो है वो नेटो से भी पार पाना चाह रहे हैं। देखिए, इसको कई तरह से हम देख सकते हैं। पहली चीज तो ये कि यूरोप इस वक्त किसी भी स्थिति में नहीं है कि अपने आप ही लड़ाई लड़ सके। वो पूरी तरह से 100% अमेरिका के ऊपर निर्भर है रूस से मुकाबला करने के लिए। दूसरा, इसका एक एंगल ये भी है कि कहीं ना कहीं मुझे लगता है अमेरिका में ये भी एक स्कूल ऑफ थॉट चल रहा है कि हमें रूस की ज़रूरत है, क्योंकि जो फाइनल लड़ाई है, जो अंतिम युद्ध होगा इस दुनिया में, जो सबसे बड़ा युद्ध होगा, वो चीन का और अमेरिका का होगा। और उसमें कौन चीन के साथ खड़ा है, कौन अमेरिका के साथ खड़ा है, वो बहुत महत्व रखता है। और अमेरिका की जो इन चीज़ों में सोच रही है वो बहुत दूरदर्शी रही है। उन्हें पता है कि यूरोप एक बर्डन है, यूरोप उनकी कोई खास मदद नहीं कर सकता। उनकी हालत ये है कि कुछ कंट्रीज़ में अगर उनको बोलें कि जैसे नेदरलैंड्स है, डेनमार्क है, जिसका ग्रीनलैंड से भी मसला चल रहा है, आप बोलें कि आपको फ़ौज भेजनी है, वो 100-150 ज़्यादा आदमी भेज ही नहीं सकते हैं। तो यूरोप अपने आप में, अमेरिका की एक सोच है दो में से एक, कि यूरोप एक बर्डन है मिलिटरीली। कल अगर जब वो विन दे विल टेक ऑन चाइना, हु विल बी मोर बेनिफिशियल टू देम, रशिया और यूरोप। तो कहीं ना कहीं एक ये सोच भी चल रही है कि अगर रूस को किसी तरह से हम चीन से तोड़ लेते हैं to drive a wedge between China and Russia. This is also a school of thought which is going on in Washington. और प्रेसिडेंट ट्रम्प की बहुत सारी आपको ऐसी चीज़ें हिंट्स मिलेंगे जिसमें ये लगेगा कि वो एक तरह का हाथ बढ़ा रहे हैं रूस की तरफ, और कहीं ना कहीं एक गेम चल रहा है जिसमें वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। किस एंगल पे आप कह रहे हैं? क्योंकि हम भी लगातार कवर कर रहे हैं रूस वर्सेस अमेरिका, हमने पूरी जिंदगी सुना जी। अब कहाँ आपको हिंट लग रहे हैं कि रूस की तरफ प्रेसिडेंट ट्रम्प हाथ बढ़ा रहा है? देखिए, मैं आपको 2-3 उनके खुद के स्टेटमेंट्स आए हैं, प्रेसिडेंट ट्रम्प के खुद के स्टेटमेंट्स आए हैं कि सबसे बड़ी गलती जो की है बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने, ये लड़ाई शुरू करके उन्होंने रूस को बिल्कुल चीन के करीब ला दिया है, जिसको अभी तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और ये चीज़ दे कॉन्टिनेंटल पावर्स हैं, चाइना और रशिया, दे आर बिग कॉन्टिनेंटल पावर्स, और अगर ये इकट्ठी हो जाती हैं तो इनका हराना लगभग नामुमकिन है। और जैसे मैंने आपको बोला, इनकी लड़ाई एक दिन तो होनी है। ये इट्स अ मैटर ऑफ टाइम नाउ। 1 साल लगे, 2 साल लगे, 6 महीने लगे, कहना मुश्किल है, लेकिन अंत में युद्ध तो होगा ही होगा, बिकॉज इट्स अ वॉर फॉर सुप्रीमेसी नाउ। अमेरिका किसी भी तरह में अपनी जो उसकी हेजेमनी है, जो उसकी सुप्रीमेसी है इस वक्त वर्ल्ड में, उसको इतनी आसानी से गिरने नहीं देगा। और उसका चैलेंजर सिर्फ एक है, चीन। तो अमेरिका का पूरा फोकस चीन के ऊपर है। और यूरोप अगर मिलिटरीली एक बर्डन साबित हो रहा है, तो फिर दूसरी पावर कौन सी है जो उसके साथ जा सकती है? हिंदुस्तान है, पर हिंदुस्तान की मिलिटरीली वो एक स्थिति नहीं है जो रूस की है। रूस इज अ सुपर पावर, और अगर रूस और चाइना इकट्ठे हैं तो अमेरिका, उसके चाहे जापान, फिलीपींस, यूरोप, इंडिया सब लग जाएं, वो इनको नहीं हरा पाएंगे। बट जैसे अभी हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा था कि जब इंडिया और पाकिस्तान लड़ने आए तो दुनिया ने कहा कि ये पहली बार है जब 2 न्यूक्लियर पावर लड़ रहे हैं। करगिल में शायद इस तरह से एक मोर्चे पर लड़ाई हुई थी, इस तरह से खुलकर लड़ाई नहीं हुई थी कि 2 देशों ने वॉर का ऐलान कर दिया कि अब हम तुम्हारे शहरों पर ही बम बरसाएंगे। सारी दुनिया आ गई कि नहीं बंद करो बंद करो बंद करो, अमेरिका पीस करने आ गया। इज इट रियली पॉसिबल कि आज के दौर में जब इतने न्यूक्लियरली मजबूत देश हैं, अमेरिका जैसे, चाइना जैसे, रशिया जैसे, वो आपस में फुल फ्लेजेड वॉर लड़ेंगे? क्योंकि वॉर अगर होती तो शायद दुनिया ही खत्म हो जाएगी फिर तो। देखिए, व्हाट यू थिंक इज द रैशनल ऑफ हैविंग न्यूक्लियर वेपन्स? न्यूक्लियर वेपन्स हर एक मुल्क, कईयों की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है जैसे हिंदुस्तान है, कईयों की डॉक्ट्रिन्स डिफरेंट हैं, दे कैन यूज इट प्रीएम्प्टिवली ऑल्सो। अभी रूस ने भी अपनी फिलॉसफी चेंज की है, जो डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन को उसमें बदलाव किया है, क्योंकि जितनी ट्रीटीज़ थी, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी और बाकी जितनी जो न्यूक्लियर युद्ध रोक सकती थी, जो कि कोल्ड वॉर के दौरान एग्जिस्टेंस में थी बिटवीन सोवियत यूनियन एंड यूएस, वो सारी अमेरिका ने धीरे धीरे करके रद्द कर दी हैं। पहले 2002 में पहली ट्रीटी रद्द की, और अभी लास्ट में 2018 में की है। तो अभी एक भी संधि ऐसी मौजूद नहीं है जो न्यूक्लियर युद्ध की जो संभावना है उसको टाल सके, जो कि पूरे कोल्ड वॉर के दौरान एग्जिस्टेंस में रही है और एक बहुत बड़ा डिटरेंस साबित हुई है। हाँ, अभी एक रिसेंटली शायद भी थ्योरी आई थी कि नए परमाणु हथियार बनाने की जो थ्योरी थी, वो डील थी कि हम नहीं बनाएंगे रशिया अमेरिका, अब वो भी खत्म हो गई और दोनों ने दोबारा उसको नहीं फॉलो किया है। बनाने की, एक्सपेरिमेंटेशन की, डिप्लॉयमेंट की
सारी की सारी जो ट्रीटीज़ हैं वो सब निरस्त हो चुकी हैं इस वक्त, इसीलिए जो खतरा है वो बढ़ जाता है। और दूसरी चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, देखिए जो चीज़ प्रेसिडेंट पुतिन ने बोली है, उन्होंने एक बार नहीं अपने 2-3 इंटरव्यूज़ में बोला। जब उनसे पूछा गया क्या रूस परमाणु हथियार इस्तेमाल करेगा, तो उनका जवाब ये था कि हम पूरी कोशिश करेंगे हम ये हथियार ना इस्तेमाल करें, हमारे में इतनी क्षमता है कि हम नेटो को कन्वेंशनल वॉर में हरा सकते हैं। लेकिन अगर नेटो, यूरोप और अमेरिका ये सोचता है कि वी विल डिफीट रशिया स्ट्रेटेजिकली ऑन द बैटलफील्ड, वो हम होने नहीं देंगे। इसका अर्थ ये हुआ कि किसी ना किसी स्टेज पर, क्योंकि देखिए रूस की जो इकोनॉमिक पावर है बहुत छोटी है, उसका जीडीपी लगभग इटली की जीडीपी के बराबर है। और अमेरिकन से मजाक में बोलते भी हैं कि रशिया इज नथिंग बट डेड इकोनॉमी, रशिया इज नथिंग बट गैस स्टेशन विद न्यूक्लियर वेपन्स, कि उसमें और कुछ है ही नहीं मुल्क में। तो और ये काफ़ी हद तक सच भी है, नॉट व्हाट अमेरिकन से, इस हद तक कि जो इकोनॉमिक माइट है सोवियत यूनियन की बहुत लिमिटेड है। और अभी लगातार प्रेशर बनाया जा रहा है हिंदुस्तान के ऊपर कि आप तेल मत खरीदें, चीन के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है। अगर इकॉनमी डूबने लग गई रूस की, तो इकॉनमी ही आपकी वॉर को सपोर्ट करती है, और वॉर नीड्स लॉट ऑफ मनी के बिना आप, इकोनॉमी के बिना लड़ाई लड़ ही नहीं सकते। अगर वो स्टेज आती है और रूस को लगता है कि अब मैं नहीं लड़ पाऊंगा, कंबाइंड माइट ऑफ नेटो एंड अमेरिका, उस स्टेज पे उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि वी विल गो न्यूक्लियर। जो यूक्रेन बार बार मना कर रहा है कि वो नहीं करेंगे, हम तो जानते हैं, लेकिन ये होगा। और मैं मानता हूं कि अगर वो स्टेज आती है कि चीन रूस का साथ नहीं देता, ऑन ग्राउंड वो बोलेगा हम आपको इकोनॉमिक सपोर्ट दे रहे हैं, टेक्निकल सपोर्ट दे रहे हैं, पॉलिटिकल सपोर्ट दे रहे हैं, लेकिन हम मिलिट्री नहीं उतारेंगे आपके पक्ष में। और अगर रूस को पूरे नेटो की माइट के साथ फेस करना पड़ेगा, तो रूस किसी ना स्टेज पर हारना शुरू हो जाएगा। और जब वो स्टेज आएगी, जब रूस को लगेगा कि ये एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है, रशिया विल 100% गो न्यूक्लियर। इसकी आवाज़ अभी बहुत ज़्यादा उठ रही है पब्लिक में, अभी से उठ रही है, लेकिन ट्रंप, एक लोग मानते हैं जो उसकी प्रोजेक्शन हुई है, जो इन्फॉर्मेशन वॉरफेयर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो अमेरिका शुरू से कर रहा है कि ट्रंप इज़ अ बारबैरिक मैन, ही वांट्स टू मेक रशियन एम्पायर, वो सच नहीं है। रूस के अंदर उनकी जो छवि है एक मॉडरेट लीडर की है, और काफ़ी हद तक ये डिमांड जो है टू गो न्यूक्लियर एंड यूज़ मोर हार्श फोर्स ऑन यूक्रेन, उसको उन्होंने अब तक रोक के रखा हुआ है। लेकिन अगर वो स्टेज आती है जब रूस हारना शुरू हो जाएगा बैटलफील्ड के ऊपर, दे विल 100% गो न्यूक्लियर। किस पर, यूक्रेन पर या अमेरिका पर? देखिए यूक्रेन के साथ रूस का संबंध बहुत अलग है। रूस से कितनी भी लड़ाई हो गई, अब भी उनको अपना खुद का मानते हैं कि हमारे लोग हैं, इनको बरगलाया गया है। इसमें 5 से 10% वो एक्सट्रीम राइट विंग नेशनलिस्ट हैं, बेंडराइट्स बोलते हैं उनको, नाज़ीज़ बोलते हैं, वो जो पूरा कंट्रोल करके रखा हुआ है 2014 से पूरी गवर्नमेंट को। और बाकी लोग जो हैं यूक्रेन के लगभग उनके बंधक हैं, और ये लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़वा रहे हैं इनको। और इसके अलावा आम लोग नहीं लड़ना चाहते, वो हमारे खुद के लोग हैं। तो मेरा ये मानना है कि अगर ये लड़ाई न्यूक्लियर जाती है, और अगर रूस यूक्रेन में कोई हथियार यूज़ करता है न्यूक्लियर वेपन, अगर नेटो फोर्सेस अंदर आती हैं, तो इट विल बी अ टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन। बट इफ इट्स अ ऑल आउट वॉर, दे विल गो फॉर ऑल मेजर यूरोपियन कैपिटल्स, लंदन, बर्लिन, पेरिस, दे विल डिस्ट्रॉय एवरीथिंग देयर। वैसे कई जगह आपको भी डिटेन किया गया था, आपने कई शहरों का नाम लिया, 3 जगह मैंने सुना कि आप डिटेन कर लिए गए रिपोर्टिंग करते वक्त। कहाँ डिटेन हुए थे आप, और क्यों डिटेन हुए थे? देखिए, सबसे पहली बार जैसे जब आपके साथ शुरुआत की थी, आप काफ़ी बार उसमें एंकर आप ही होते थे अक्सर। मैं बूचा में था, तो बूचा में एक ब्रिज था जिसको यूक्रेन फौज ने उड़ा दिया था ताकि रूसी फौज शहर के अंदर दाखिल ना हो सके, कीव शहर के अंदर दाखिल ना हो सके। ये कीव से लगभग सिर्फ 10 किलोमीटर दूर था। तो बाहर एक काफिला था रूसी फौज का 60 किलोमीटर लंबा, जिसके अमेरिकन ने बहुत जिक्र किया था। उस वक्त मैं नई नई रिपोर्टिंग शुरू की थी, ना मेरे पास प्रेस का वेस्ट था, ना प्रेस का हेलमेट था, तो मेरे शरीर पर कोई ऐसी आइडेंटिफिकेशन की चीज़ नहीं थी जिससे, ना कोई आईडी कार्ड था, ना आईडी कार्ड था, और ना कोई कैमरा था। मैं फ़ोन से मुझे याद है जी, वो पहले ही मना कर चुका था कि भैया तो क्या क्या करते हैं, बहुत खतरनाक इलाकों में जाते हैं, मैं इनके साथ नहीं जा सकता। तो मैं कैमरे से रिपोर्टिंग कर रहा था। तो जब मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उसे लगा कि मैं, जबकि अपने कैमरे में जूम पे बोल रहा था, उसे लगा कि मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, या सामने डिप्लॉयमेंट थी यूक्रेन फौज की। तो एक फौजी आया, उसमें पैर पे मारा और नीचे गिर गया, और उसने पूरी बंदूक मेरे ऊपर तान ली। फिर वहाँ से उन्होंने मुझे, मेरा कैमरा ले लिया, फिर मुझे उन्होंने 2-2.5 घंटे तक डिटेंशन में रखा, पूरा कैमरा चेक किया, मेरे से बातचीत की, मैंने बताया कि भाई मैं इस तरह से हिंदुस्तानी जर्नलिस्ट हूँ। तो फिर उन्होंने पूछा आपका वेस्ट हेलमेट कहाँ है, तो मैंने बोला अभी नया नया बना हूँ, पहुँचा नहीं है, अभी तक पहुँचने वाला है। ये पहला हुआ था। उसके बाद फिर मैं इज़राइल गया रिपोर्टिंग के लिए। इज़राइल में जो है जर्नलिस्ट सब तेल अवीव और जेरूसलम रिपोर्ट कर रहे थे, वहीं सायरन दिखा रहे थे, वहीं सब कुछ दिखाते हैं। और जैसा आप जानते हैं, मुझे उसमें कोई रस नहीं है। मैं जाता हूँ जहाँ मुझे लगता है सबसे ज़्यादा खतरा है, मुझे वहीं मज़ा आता है, और वहीं मैं जाके करना चाहता हूँ जो चीज़ कोई और ना कर पाए।
तो मैं गया बिल्कुल लेबनान और इजराइल के बॉर्डर पर। मेरा एक दोस्त था वहाँ पर, वो आईडीएफ में पहले नौकरी कर चुका है, वहाँ से रिटायर्ड है। उसकी कार में उसको साथ लेके गया मैं, हम दोनों गए वहाँ। और वहाँ एक पहाड़ी थी, पहाड़ी के बिल्कुल जैसे पहाड़ी के टॉप पे आईडीएफ का बेस था, मिसाइल बेस, और पूरा उनका वो बंकर बने हुए थे। वहाँ से वो लगातार नीचे फायर कर रहे थे। और वहाँ से 1 किलोमीटर दूर जो बॉर्डर था, बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर थे हम यहाँ पे, वहाँ हिजबुल्लाह के लड़ाके थे और वो लगातार इस आईडीएफ बेस के ऊपर। आईडीएफ इजरायली डिफेंस फोर्स, इजराइल डिफेंस फोर्सेस। जब वो वहाँ, और मैंने जो रिकॉर्डिंग की है, मतलब मैं खड़ा हूँ और मेरा आईडीएफ का दोस्त रिकॉर्ड कर रहा है, मैं सिर्फ 100 मीटर पीछे से आप वो ट्रेसर देख सक रहे हैं, बुलेट जा रही है और मिसाइल जा रही है। तो मैं वहाँ से लाइव रिपोर्टिंग कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली जो वहाँ पे था सिग्नल था बहुत वीक था, पर हमने रिकॉर्डिंग की वहाँ पे। जब वहाँ से हम निकल रहे थे, क्योंकि उस इलाके में कोई जर्नलिस्ट नहीं था, ना जाते थे ना जाना चाहते थे। लोगों को अपने जीवन से प्यार होता है ना सर, हमें इतना प्यार नहीं है। तो वहाँ पर मेरे को फिर आईडीएफ ने पकड़ लिया, उन्होंने हमारी गाड़ी रुकवाई और उन्हें हम दोनों को डिटेन कर लिया। और हम लगभग 9 से 10 घंटे आईडीएफ की डिटेंशन में रहे हैं वहाँ पर। हज़ारों उनसे सवाल जवाब पूछे उन्होंने। मेरे 2 फ़ोन थे, दोनों फ़ोन ले लिए, उनके सब पासवर्ड वगैरह सब कुछ उन्होंने आगे फोरेंसिक्स के लिए भेज दिया। मेरा जो आईडीएफ का रिटायर्ड दोस्त था, कोई इजरायली है, खुद गोरा है, उसको उन्होंने दूसरे कैंप में बिठाया ताकि हम बातचीत ना कर सकें, और उसकी 8-10 घंटे पूछताछ हुई। उसके बाद फिर इंडियन एम्बेसी, जो जिस कंपनी में काम कर रहा था, उन्होंने इंडियन एम्बेसी का अप्रोच किया, उन्होंने इजरायली गवर्नमेंट का अप्रोच किया, तब 8-10 घंटे के बाद वहाँ से निकल पाया।